प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा सप्तम नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पाठ 5 में ही तीसरे भाग की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय के अंतर्गत जब हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि आज के युग में लड़के और लड़कियों विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं। लड़के और लड़कियां दोनों विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। क्या हम तुमने कभी विचार किया कि ऐसा क्यों? भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिनमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनकी गणना की जाती है। भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है। जैसे यदि उदाहरण के रूप में यदि हम जान माने तो जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम, उसी से तुम्हें पता चलता है कि उसकी लिटरेसी रेट क्या है। लिटरेसी यानी कि शिक्षा का दर कितना है, कितनी महिलाएं शिक्षित हैं, कितने पुरुष अशिक्षित हैं, कितनी महिलाएं शिक्षित हैं, कितने पुरुष शिक्षित हैं, उसी जनगणना के माध्यम से हमको पता चल पाता है। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं। जैसे हमने आपको बताया इस प्रकार से 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों जो 7 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं का 40% शिक्षित था, केवल 40%। अर्थात क्या थे वे कम से कम अपना नाम लिख सकते हैं। शिक्षित का मतलब कि वो कम से कम अपना नाम लिख सकते हैं, उनको हम शिक्षित कहते हैं। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित। 2011 की जनगणना जब हुई तो 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की यह संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? 82% हो गई। और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की जो संख्या थी वो 65%। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका आशय क्या है? इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और उन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, आप भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। आज भी क्या है? पुरुषों का प्रतिशत स्त्रियों से अधिक है। हमारा मानना क्या था कि जो इसके बीच का अंतर है अभी क्या है? समाप्त नहीं हुआ है। 2011 की जनगणना से अभी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियां प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रखती हैं। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। दलित, आदिवासी, मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल के अनेक बोझ के कारण जो है क्या हो रहा है, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तमाम समस्याओं के नाते वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण परिवेश के लोग, गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ने के लिए न उचित स्कूल है और न ही शिक्षक है। यदि विद्यालय घर के सामने न हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे कि बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं। कुछ परिवार, इसका रीजन यही है। तो हमारे बीच अंतर है। हमने क्या वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय भी बढ़े और शिक्षा व्यवस्था का प्रसार भी हुआ, लेकिन जो स्त्री पुरुषों, लड़के और लड़कियों के बीच शिक्षा का जो अंतर था वो क्या है? आज भी बरकरार है। उसका समाधान अभी तक नहीं निकला। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि लोग अपनी बच्चियों को यदि दूर विद्यालय है उस विद्यालय में भेजना नहीं चाहते हैं। दलित हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम वर्ग के बच्चे हैं तो क्या हो रहा है कि वो बच्चों को स्कूल छोड़ देने के लिए अनेक कारण जो है बता रहे हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उचित व्यवस्था न हो जाने के कारण या नियमित रूप से पढ़ने के लिए उचित व्यवस्था न होने के कारण विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं।
इस प्रकार से जो आंदोलन है, ये जो अंतर है, ये बरकरार है आज भी किसी न किसी कारणवश। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते, इसलिए वो विद्यालय नहीं भेज पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल जाती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि आप कहानी में ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से कई चीजें आती हैं जो इस अंतर को अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। आपकी किताब में इंडेक्स दिया हुआ है, उस इंडेक्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किन किन जगहों पर कैसा कैसा प्रतिशत लड़के और लड़कियों का रहा। अब बात करते हैं महिला आंदोलन की, वर्तमान शिक्षा में महिला आंदोलन की। जब हम महिला आंदोलन की बात करते हैं, अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। आप जानते हैं कि उस अधिकार को कोई भी छीन नहीं सकता, उनका मौलिक अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप में नहीं आए, या परिवर्तन ये तुरंत नहीं आए। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर इस आंदोलन, इस परिवर्तन को पाने के लिए और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए क्या किया है, संघर्ष किया है। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। महिलाओं के द्वारा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, महिला आंदोलन। महिला देश के विभिन्न भागों से कई औरतें, कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में ना जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत सी जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय करने के लिए, न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। इनकी कुछ झलकियां आपकी किताब में आप देख सकते हैं, जो चित्र बना हुआ है किस प्रकार से, उसमें देख सकते हैं कि जो महिला आंदोलन था किस प्रकार से उन्होंने अपने उच्च स्तर, शीर्ष स्तर पर उसको उठाया था। ये सब कारण थे जो आज हम प्रसार देख रहे हैं लड़कियों का और महिलाओं का। उसका कारण क्या है, महिला आंदोलन है। महिला आंदोलन यदि नहीं होता तो इस प्रकार की जो हमारे सामने विस्तार दिख रहा है शिक्षा का, वो विस्तार नहीं दिख पाता। तो हमें समझना क्या था कि वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, वर्तमान समय की स्थिति तो बदली है, लेकिन अंतर क्या है, अभी भी बरकरार है। हम आगे तो बढ़े हैं, लेकिन अभी उस स्तर पे आगे नहीं बढ़े हैं जहाँ पे सबको क्या, सब लोग एक समान रूप से शिक्षित हों, एक समान रूप से लोगों को सारी व्यवस्थाएं मिले, सारी सुविधाएं मिले। इस स्तर पे हम अभी तक नहीं पहुंचे। अगली चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।